नमस्कार। दिल्ली सल्तनत का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में बड़े बड़े शक्तिशाली राजवंशों के नाम घूमने लगते हैं। लेकिन सैयद वंश, क्या इसके बारे में ज्यादा सुना है? अक्सर इतिहास की किताबों में इसे बस एक छोटा सा चैप्टर मानकर छोड़ दिया जाता है। तो चलिए आज इसी वंश की कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं। 37। बस ये एक नंबर ही अपने आप में एक पूरी कहानी कह देता है। सिर्फ 37 साल, इतने ही कम समय के लिए सैयद वंश ने दिल्ली पर राज किया और इसी वजह से ये पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा राजवंश बन गया। तो सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब एक पूरा का पूरा राजवंश और इतने कम वक्त में खत्म। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सैयदों की कहानी की जड़ें ना अराजकता में है। बात है 1398 की, जब तैमूर ने दिल्ली को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया था। इस तबाही के बाद जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम, एक खालीपन बना, उसी से इस नए वंश का जन्म हुआ। तो इस राजवंश की नींव रखी खिज्र खान ने। पर मजे की बात यह है कि वो कोई विजेता राजा नहीं थे, बल्कि तैमूर के बिठाए हुए एक गवर्नर थे। और बस यही एक बात उनके पूरे वंश की कहानी तय कर देती है कि उनकी ताकत अपनी थी ही नहीं, किसी और की दी हुई थी। सुल्तान जैसी शक्तिशाली उपाधि लेने की जगह खिज्र खान ने एक अलग ही टाइटल अपनाया, रैयत-ए-आला। इसका मतलब जानते हैं क्या है? ये खुद को राजा घोषित करने जैसा नहीं था, बल्कि ये कहने जैसा था कि मैं एक बड़ा अधिकारी हूँ। ये उनकी निर्भरता को साफ साफ दिखाता है। यहाँ का फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ है सुल्तान का राजसी सिंहासन, जो कि अपने आप में ही पूरी ताकत का सिंबल है, और दूसरी तरफ है रैयत-ए-आला की कुर्सी, जो ये बताती है कि आप किसी और के अंडर काम कर रहे हैं। यहीं से सैयद वंश की कमजोर नींव का पूरा अंदाजा लग जाता है। तो सवाल ये है कि क्या खिज़्र खां के बाद आने वाले शासक इस निर्भरता की परछाई से बाहर निकल पाए? चलिए देखते हैं कि उनके बाद ये जो शुरुआती कमजोरी थी, वो कैसे एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई। इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। लगभग 30-35 सालों में 4 शासक खिज़्र खां ने वंश शुरू किया। उनके बेटे मुबारक शाह ने थोड़ी कोशिश की चीज़ें संभालने की, लेकिन मोहम्मद शाह के आते आते तो विद्रोही शुरू हो गए और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के साथ कहानी ही खत्म हो गई। इतनी तेजी से बदलते राजा अस्थिरता का एक साफ इशारा था। खैर, खिज़्र खां के बेटे मुबारक शाह ने एक हिम्मत भरा कदम उठाया। उन्होंने सुल्तान की उपाधि ली और अपने नाम के सिक्के भी चलाए। ये तैमूर की विरासत से पीछा छुड़ाने और एक आज़ाद राजा के तौर पर अपनी पहचान बनाने की एक सीधी सीधी कोशिश थी। लेकिन ये आज़ादी की कोशिश ज्यादा टिक नहीं पाई। अगले ही शासक मोहम्मद शाह के दौर में, जो शक्तिशाली अमीर थे, मतलब जो दरबारी और गवर्नर थे, उन्होंने ही बगावत शुरू कर दी। और देखिए, जब घर के ही लोग चुनौती देने लगे तो सेंट्रल पावर का कमजोर होना तो तय है। और यही सब हमें इस वंश के अंत की तरफ ले जाता है, जो शायद सल्तनत के इतिहास का सबसे अजीब, सबसे अनोखा पावर ट्रांसफर था। तो ये 37 साल का शासन आखिर खत्म हुआ तो हुआ कैसे? जब हम किसी राजवंश के अंत के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? युद्ध, साजिशें, खून खराबा, है ना? लेकिन सैयदों का अंत ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हुआ बस इतना कि सिंहासन बस सौंप दिया गया। जी हाँ, कोई लड़ाई नहीं, कोई तख्तापलट नहीं, शासक ने खुद अपनी गद्दी छोड़ दी। अब सोचिए जरा, इतिहास में ऐसा कितनी बार देखने को मिलता है। जो आखिरी सैयद शासक था, अलाउद्दीन आलम शाह, उसे खुद लगा कि भाई ये शासन चलाना मेरे बस की बात नहीं, तो उसने क्या किया? दिल्ली की गद्दी उठाई और एक ज्यादा काबिल अफगान सरदार बहलोल लोदी को सौंप दी। और खुद वो आराम से रिटायर होकर बदायूं जैसे एक छोटे से शहर में जाकर बस गया। कमाल है। तो इस छोटे और कमजोर से समझे जाने वाले वंश का इतिहास में आखिर महत्व क्या है? क्या इसकी कोई विरासत भी है? देखिए, सैयद विरासत इस बात से नहीं जानी जाती कि उन्होंने क्या बनाया, बल्कि इस बात से कि उन्होंने क्या खो दिया। उनके दौर में सल्तनत की शक्ति बुरी तरह कमजोर हुई। साम्राज्य सिकुड़कर बस दिल्ली और आसपास के इलाकों तक सिमट गया और जौनपुर और मालवा जैसे बड़े बड़े राज्य आज़ाद हो गए। एक तरह से उन्होंने अनजाने में ही अपने बाद आने वाले लोधियों के लिए रास्ता एकदम साफ कर दिया। ये टेबल पूरी कहानी साफ कर देती है। एक तरफ देखिए 94 साल तक चलने वाला विशाल तुगलक वंश, दूसरी तरफ 75 साल तक राज करने वाला शक्तिशाली लोधी वंश, और इन दोनों के बीच में कौन?
सिर्फ 37 सालों का एक कमजोर, एक ट्रांजिशनल दौर, सैयद शासन। आखिर में उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूमिका शायद यही थी, अगली बड़ी ताकत यानी लोधियों के लिए दिल्ली की गद्दी को बस गर्म रखना। वो एक तरह के प्लेस होल्डर थे जिन्होंने सिर्फ वक्त काटा। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इतिहास में एक कमजोर कड़ी का होना भी जरूरी होता है? शायद सैयदों का असली महत्व उनकी कमजोरी में ही छिपा है। ये दिखाता है कि कभी-कभी इतिहास में एक नए और शक्तिशाली अध्याय को शुरू करने के लिए एक कमजोर, एक संक्रमणकालीन दौर का आना भी जरूरी होता है।